हम्म। चंदू ब्रो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को मैं चांदी की वही पूछना चमची से चटनी मतलब क्या चटाई। नॉर्मल नॉर्मल जो एक साइकोलॉजी बने नॉर्मल दिन की साइकोलॉजी खराब हो जाए इसे मार्केट में काम करना। भाई क्लास 8-10 दिन और चलेगा स्वरूप। जो आपने 8-10 दिन सर्टिफिकेट भी है ना शायद नहीं चले। वो अगर लॉस में चली जाती है ना तो फिर अभी क्या उस दिन बचता है, उस डिमांड दिन सप्लाई आप जोन की कुछ मतलब वो एक्सेप्शन बचती सोचते हो हैं। यार उस दिन तो ऐसे हो गया था आज फंडामेंटल एनालिसिस कहीं की ऐसा आज ना हो। क्लास होगी, वो मैंने आपको कल करवा दिया था। एक दो स्ट्रेटजी है जो स्विंग ट्रेड की है, एक हाँ वो इंट्राडे बहुत की है, और बहुत बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी बच गई। उसके बाद ऑप्शन ग्रिक्स बच गई। आठ और क्या रहा, तकरीबन हमने कवर कर ही लिया है। 8-10 दिन और चलेगी अभी क्लास। काहे की चॉकलेट ब्रो, आज गाड़ी चला ना चला के ना थक पंद्रह गया पंद्रह तो मेरे ब्रो। रिकॉर्डिंग होगी के बात करो। अब बैठा हूं तो ऐसा लग रहा है मजा सा आया हुआ है। अच्छा अच्छा 1.5 दिन चलेंगे। अच्छा फिर तो बढ़िया बात है। सुनील भाई, जो आप ये मतलब जितनी भी ट्रेडिंग वो सीख ले रहे हो लेंगे ना, फिर आप वो क्या मतलब बोला है ना जितनी भी वो आप अभी तक स्ट्रेटजी आपने सीखी अलग है, मैट्रिक। ये सभी ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लागू होती हैं। बस फर्क इतना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको एक एक्स्ट्रा चीज सीखनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। जब आप ऑप्शन ग्रीक सीख जाओगे तो फिर आप जो भी स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेड में लगाते हो वही ऑप्शन ट्रेड में लगा दो। हाँ भाई, आज आपने लंबा लॉस होने से बचाया सबको। भाई देखो, मेरा तो बताने का हक है कि भाई मत करना काम। मेरे पास किया कि सुन सेल्टोस है भाई, एक्स लाइन। मैट ब्लैक में। नहीं ब्रो, 5 स्टार नहीं ब्रो। पहले सोनेट थी, उसको बेच दिया। वो सोनेट का पता है क्या, सोनेट ऑटोमेटिक नहीं थी। गियर लगाने पड़ते थे तो घुटना दुखने लग गया था। फिर मैंने ऑटोमेटिक ले ली। डिफेंडर ले रहे हो क्या सर? नहीं ले रहे भाई, डिफेंडर पता कितनी महंगी आती है। इतना पैसा कहाँ पे। हाँ मैट ब्लैक होती है भाई, जेड ब्लैक नहीं होती, मैट ब्लैक। इससे पहले जो थी वो जेड ब्लैक थी। मोबाइल अभी अभी लिया है भाई, मतलब अपग्रेड ही किया है, S24 Ultra अभी जो आया था। BMW सोच रहा हूँ लेने की, अगर पैसे इकट्ठे हो जाए तो। लेकिन मार्केट गिरी हुई है। जैसे ही मार्केट फुल टॉस रिकवरी कर लेगी, आपका भाई BMW XM लेके आएगा। अच्छी लग रही है मुझे। शुरू करें? पूछ के लूंगा भाई सबसे। जब भी लूंगा आपसे पूछता हूँ कौन सी बेस्ट रहती है। पंकज भाई, मैं तो सभी को बांट दूं फ्री में, अगर मेरे पास इतना पैसा हो तो। आपने जितने में फोन लिया है, 2 एल्टो आ जाती सेकंड हैंड। हाँ सच बोल रहे हो जी। फोन भी मेरी ख्याल से 1,40,000 रुपए का है। इससे पहले S23 था, उससे पहले S22 जो भी होता है, मतलब अपग्रेड करता रहता हूँ। कुलदीप भाई, कौन सा क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया? भाई इतने पैसे नहीं है मेरे पास। वो ले लो, वो ले लो। इतना अमीर नहीं हूं मैं जितना आप लोगों को दिखता हूँ। बिल्कुल रंजीत, IT 20 बेस्ट टाइम है।
ये शेयर भी भाई मेरा फेवरेट है। ओपन ही हुआ है आज तो सामने, शायद इसी को देख रहा था मैं। बिल्कुल कर सकते हो शिव भाई, लेकिन ऑप्शन ग्रीक सीखना पहले। आर्यन भाई, क्लास आएगी ऑप्शन ग्रिक्स की, स्पेशल 2 से 3 दिन की क्लास रहेगी ऑप्शन ग्रिक्स के ऊपर। पूरा डिटेल में पता लग जाएगा आपको। अच्छा, आज आज मार्केट को देखा भाई आप सबने? क्या रहा आज मार्केट में? जो वीडियो में बताया था ऐसे ही रही ना बिल्कुल? ये देखो निफ्टी दिखाता हूँ, सेम टू सेम ऐसे ना रही हो तो ये देखो। ये भाई साहब निफ्टी है। जिस दिन आप ऑप्शन सेलिंग सीख जाओगे ना भाई, उस दिन आप समझ जाना, ये चीज भी पता कर लोगे कि किस दिन मार्केट काम करने लायक है, किस दिन नहीं। ये बहुत बड़ी बात है भाई, इसको छोटे मत सोचना। मतलब इसको आप छोटी बात मत सोचना कि आपको पहले ये पता लग जाए कि आज मार्केट काम करने लायक नहीं है। प्रताप सिंह, पूछोगे तो जरूर बताएंगे। हाँ, ऑप्शन सेलिंग तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन उसमें सिखाने के लिए ऐसा कुछ है भी नहीं सर्वेश भाई। बाकी बता दूंगा मोटा मोटा। मैं सोच रहा था कोर्स के बाद 1-2 महीने बाद सिखाऊं ऑप्शन सेलिंग। मतलब बीच बीच में एक आध क्लास लेगी, क्योंकि तब तक मार्केट नॉर्मल हो जाएगी। मैंने करना शुरू किया था ऑप्शन सेलिंग, प्रॉफिट भी बनाया मैंने उसमें थोड़े से दिन। लेकिन उसके बाद मार्केट बहुत खराब हो गई, तो फिर ऑप्शन सेलिंग में जब मार्केट खराब होते तो ये नहीं पता चलता भाई कितना लॉस हो जाए, क्योंकि उधर अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। पंकज भाई बिल्कुल सिखा दोगे। प्रेम प्रकाश, बुक प्राइस टू बुक वैल्यू बताया तो था कल परसों आपको। एक बार ये देखना भाई, 200-346 रुपए मैंने प्रीमियम कैलकुलेट किया था कल, दोनों साइड का। 277 + 116, 277 + 116, ये लो भाई, ये लो। मतलब एक स्ट्राइक प्राइस से 400 पॉइंट ले गए। अब इसको ना मल्टीप्लाई करो, 75 का लॉट साइज है ना निफ्टी का। ले लो भाई, 29,475 रुपए खाली एक लोट सेल किया। और ये डबल हो गए, क्योंकि एक लोट सेल करने में डबल हो गई एक तरीके से मेरे ख्याल से। हाँ, हो सकता है डीके। अब भाई जब इतना ज्यादा प्रीमियम हो एट द मनी पे, कौन छोड़ेगा भाई बताओ? कौन छोड़ेगा? मतलब एक शेयर मार्केट में ऐसी बात नहीं है कि कॉमन सेंस काम नहीं करती है, कॉमन सेंस वाली बात है। कुछ लोगों के अंदर वो सिंपल कॉमन सेंस होती ही नहीं है। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का। ये क्या है भाई? निफ्टी के अंदर ये वाला एरिया क्या है ये? डिमांड जोन है छोटे टाइम फ्रेम का। अब सोचिएगा जरा, नीचे इतना ज्यादा गैप है नहीं कि निफ्टी भरने चली जाए। ठीक है, निफ्टी अगर फ्लैट खुल जाती या गैप अप खुल जाती, ब्रेकआउट दे देती, तो मोमेंटम आ जाता। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ जाती। जो लोग होल्ड करके बैठे थे उनको काटनी पड़ती पोजीशन, तो शॉर्ट कवरिंग आ जाती। लेकिन निफ्टी ने ऐसा नहीं किया। निफ्टी की क्लोजिंग कहां पे आई थी? 560 के आसपास। आज खुलती है बिल्कुल मिड में, ऊपर जाएगी, गैप भरेगा,
वापिस नीचे आ जाएगी, नीचे जाएगी, डिमांड जोन है, वापिस ऊपर आ जाएगी। कोई रास्ता दिख रहा है आपको? कोई रास्ता दिख रहा है मार्केट के मूव करने का? अगर एक्सपायरी नहीं होती ना, तो फिर ये मोमेंटम कर देती, लेकिन भाई एक्सपायरी है, इस वजह से ये फिर दो चीजों के बीच में फंस गई। और ये चीजें भाई अगर आप पहचानना जिस दिन चार्ट में सीख गए ना, उस दिन ये समझ लो कि पार ही उतर गए फिर तो। बैंक निफ्टी में मैंने आज टेलीग्राम पे पोस्ट किया था ना, ये वाला एरिया 50,000 वाला, कि इसके नीचे जाए तो ही डाउनसाइड प्लान करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और कल मैंने वीडियो में ये बताया था कि 50,400 500 के ऊपर क्लोजिंग थी, 50,400 के नीचे निकलती है तो यहां तक मोमेंटम मिल सकता है। बताया था या नहीं बताया था? ऐसे ही चलता रहेगा भाई, टैरिफ वॉर तो भयंकर शुरू हो गया है। निफ्टी बैंक निफ्टी की भी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा आपको, 3 4 स्ट्रेटेजी है निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो सिखाऊंगा, क्लास आएगी उसकी भी। तो आपको ज्यादा उपयोग भी नहीं करनी है, वही 3 4 उपयोग करनी है बस। बेस्ट बेस्ट स्ट्रेटेजी है भाई, बेस्ट बेस्ट। उनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। और मैं तो यही बोलूंगा, अगर आपके पास पैसे हैं ना भाई, तो आप ऑप्शन सेलिंग करना, उन स्ट्रेटेजी से बाइंग मत करना। हालांकि आजकल तो बैंक निफ्टी में इतना टाइम डीके लगता नहीं है। हाँ, एसएल लगाना भी सिखा देंगे। उसी दिन सिखा देंगे। कर सकते हैं कुलदीप भाई, गैप अप और गैप डाउन के ऊपर पूरी स्ट्रेटजी है निफ्टी बैंक निफ्टी में। भाई स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? ओके। अभी जैसे जैसे कोरस आगे बढ़ेगा सिखाएंगे। एसएल टारगेट तो भाई 10 मिनट में ऐसा सिखा दूंगा आपको, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी की साइड नहीं देखना है फिर आपको। तबीयत ठीक है भाई, बस वो है ना, गाड़ी ज्यादा चला लिया आज मैंने। तो थक नहीं जाते बैठे बैठे। मामा के घर गया था भाई आज रोहतक। ये देखिए, मेरे मामा के लड़के को लड़का हुआ है। उसका कुछ प्रोग्राम था, मैं जाता नहीं हूँ ऐसे, लेकिन ज्यादा कॉल वगैरह आ गए, फिर मम्मी गई हुई थी उसको लेने चला गया, मैं सोचा चलो उसको भी ले आता हूँ साथ में। देखिए, ये ऊपर वाला एक्सेप्शन नोट कर लीजिए एक बार। अगर ज्यादा पुराना डिमांड सप्लाई जोन है, जैसे अगर ज्यादा पुराना डिमांड सप्लाई जोन है, जैसे 1 साल वाला, या फिर 6 महीने वाला, 1 महीने वाला भी, वो हाई चांस है एक बार टेस्टेड होने के बाद दोबारा भी काम कर सकता है। लेकिन इसके साथ क्या देखना पड़ेगा भाई, कोई बता सकता है? अगर कोई डिमांड सप्लाई जोन है, आप ये सोचते हो कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो क्या देखना पड़ेगा? टेस्टेड डिमांड सप्लाई जोन। मान लो कोई मंथली सप्लाई जोन टेस्ट हो गया, बहुत बढ़िया अक्षय। कोई भी, जैसे अभी अभी हमने एसीसी का निकाला था, ज्यादातर लोग ठीक जवाब दे रहे हैं। हाँ, मैं भी बताऊंगा।
मान लो हमने ये एक डिमांड जोन मार्क कर लिया, मंथली वाला, ये वाला, ठीक है। एसीसी थोड़ा सा ऊपर गया, 200-300 रुपए, फिर से नीचे आया। अब एक बार तो ये डिमांड जोन टेस्टेड है, अब सेकंड टाइम भी ये काम करेगा, कैसे पता करेंगे? बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। इसके साथ हम सेक्टर सपोर्ट देखेंगे, अगर सेक्टर का सपोर्ट है तो ये दूसरी बार भी काम कर सकता है। बहुत सारे शेयर भाई आपको ऐसे दिखेंगे जिनका सेक्टर ही नहीं है ना? कुछ शेयर आपको ऐसे दिखेंगे जिनका सेक्टर ही नहीं है। फिर क्या देखोगे? फिर देखेंगे भाई खाली निफ्टी 50, ठीक है, कि निफ्टी 50 का सेंटीमेंट क्या है। जो स्टॉक किसी सेक्टर के अंदर नहीं आते हैं, जिस स्टॉक का कोई सेक्टर नहीं है, फिर भी हमको सपोर्ट देखना है, तो फिर मार्केट का सपोर्ट देखिए, ना कि किसी सेक्टर का, कि मार्केट सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जिस दिन निफ्टी लाल रंग में होती है, 100 में से 90 दिन स्टॉक की लंका लग जाती है। बताओ, मान लो 100 में से 100 बार अगर निफ्टी लाल रंग में पहुंची है, तो 90 बार ऐसा होगा कि स्टॉक भी, तकरीबन स्टॉक आपको लाल रंग में दिखेंगे, है ना? अब कंपनी तो 5-6 हजार है भाई, क्या सभी आती है निफ्टी 50 के अंदर? नहीं आती है। फिर भी निफ्टी 50 का उनके ऊपर असर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि ये एक इंडेक्स है भाई, जो अपने देश की ना प्रगति को दर्शाता है, कि भाई ये देश में कितनी प्रगति है। जैसे डाउ जोन्स नैस्डैक यूएस की प्रगति को दर्शाता है। तो आप अगर कोई स्टॉक आपको समझ में नहीं आता है कि इसका सेक्टर क्या है, या फिर कोई स्टॉक सेक्टर के अंदर नहीं है, तो फिर आप प्रॉपर मार्केट का सेंटीमेंट देखिए। हो सकता है सुनील भाई, अभी तो सही बोल रहे, दुर्गति ही दुर्गति है। आ गया भाई समझ में ये वाला पॉइंट? एक्सेप्शन ही है ये। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनी है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, अगर कोई स्टॉक स्प्लिट हो जाता है तो उसको 6 महीने तक इग्नोर कीजिए। सेंसेक्स और निफ्टी है विशाल, दोनों है। सेंसेक्स बीएससी का है, निफ्टी एनएससी का है, दोनों इंडेक्स है। आपने देखा नहीं कभी सेंसेक्स और निफ्टी का सेम टू सेम चार्ट है? देखा, किसी ने नोट नहीं किया अभी तक? सेंसेक्स मैं दिखा भी देता हूं आपको, इनका सेम टू सेम चार्ट क्यों है, ये देखिए। ये है सेंसेक्स, और ये है आपका निफ्टी, है ना सेम टू सेम। बताओ भाई क्या डिफरेंस है? आधे लोगों ने तो ये चीज भी नोटिस नहीं की होगी आज तक, कि सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट सेम है। की है किसी ने नोटिस? किया हूं, अच्छी बात है भाई। छोटी छोटी चीजें हैं ये, वीडियो में भी मैं बताता हूँ, डेली एनालिसिस वाली वीडियो में। हाँ, मैं नहीं करता सेंसेक्स, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता है, इसका प्रीमियम पता नहीं भाई कैसे है। सेंसेक्स और निफ्टी में तकरीबन तकरीबन सेम ही कंपनियां हैं भाई, मतलब हाई फाई जो कंपनियां ना वही है। अगर कोई शेयर स्प्लिट हो जाता है तो उसको 6 महीने तक इग्नोर कीजिए, क्योंकि एक स्टॉक के कई स्टॉक बन जाते हैं, चार्ट खराब हो जाता है, नया चार्ट बन जाता है। जहां से स्टॉक स्प्लिट हुआ है, चार्ट सीधा वहां से नीचे आ जाता है, तो वो सप्लाई जोन नहीं बनता है भाई। मेरी मानो तो, जैसे कि कुछ भाई बोले रिलायंस जैसा स्टॉक स्प्लिट हो तो इग्नोर करे, कब हुआ था स्प्लिट, में दिखा देता हूँ। एक्चुअली रिलायंस का क्या है भाई, इस ये बड़ा शेयर है, बड़ी कंपनी, तो इसमें जो चार्ट एडजस्ट होता है उसमें जल्दी पेंडिंग ऑर्डर लग जाते हैं, मतलब एडजस्ट हो जाते हैं।
ये हुआ था, कितने दिन हो गए भाई स्प्लिट हुए? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, भाई हो तो गए हैं 6-7 महीने हैं। एक बार मैं आपको ना टाटा स्टील के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। अभी तो नहीं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आ गई भाई टाटा स्टील, मतलब चार्ट एडजस्ट होने की। आपको पता है पुराने टाइम पे चार्ट एडजस्ट नहीं होता था, पता है किसी को? अब मैं आपको टाटा स्टील के बारे में दिखाऊं तो ये स्प्लिट हुआ था। पहले चार्ट एडजस्ट नहीं होता था भाई, ये यहाँ पे स्प्लिट हुआ था। अच्छा, जिस दिन ये स्प्लिट हुआ पता है कितने पे था टाटा मोटर्स? 1100 पे था भाई, 1100 पे। आप सोच के देखिए, यहां पे था ये शेयर एकदम से जिस दिन स्प्लिट हुआ ना। अब तो खैर चार्ट एडजस्ट हो गया, पहले क्या होता था, इतनी बड़ी लाल रंग की कैंडल बन जाती थी एक। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई ये सप्लाई जोन है, नहीं, ये तो पूरा चार्ट ही स्ट्रक्चर खराब हो गया। नए डिमांड सप्लाई जोन ढूंढने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं जो, नए डिमांड सप्लाई ढूंढ के नए पेंडिंग ऑर्डर पिक करते हैं, वो फिर वो लगाते हैं। तो इससे ना 5-6 महीने का टाइम लग जाता है। इस वजह से जो स्टॉक स्प्लिट हुआ हो ना, उसको कम से कम 4-5 महीने तक छेड़िए मत, ठीक है? एक शेयर था सीमंस, सीमंस, सीमंस की क्या स्पेलिंग है? SIE है ना? ये भी एडजस्ट हो गया क्या? ये भी एडजस्ट हो गया, वरना ये डीमर्जर हुआ था, इसमें भी एक दिन ये 40-45% ऐसा गिरा हुआ दिखा रहा था। कल ही परसों की बात है, देखा किसी ने, नोट किया था? एक दिन में ही ये इतनी बड़ी कैंडल बना दी थी, अभी एडजस्ट हो गया ये भी। जिस दिन जिस दिन ये डीमर्जर हुआ था ना, एनर्जी सेक्टर शायद इन्होंने अपना बाहर निकाले, उस दिन इतनी बड़ी कैंडल थी एक ही। लोग सोच रहे थे अरे भाई यहाँ आधा कैसे हो गया। अभी जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, उस पे आते हैं। हाँ, 2450 पे खुला था। डीमर्जर का मतलब भाई अपने बिजनेस में से एक कंपनी को बाहर निकाल देना, जैसे कि ITC कंपनी ने अपने होटल बिजनेस को बाहर निकाल दिया, अलग से शेयर दे दिए। शेयर दे दिया, पता नहीं जो भी कुछ किया, मैंने नहीं लिए थे शेयर। जैसे कि रिलायंस ने जियो को निकाल दिया बाहर, अलग से शेयर दे दिए। ये डीमर्जर ही कर दिया, उसको डीमर्जर ही बोल सकते हो, और क्या बोलोगे उसको? नहीं करना चाहिए आर्यन भाई, आपके पास कोई नुकसान नहीं होगा आपको स्प्लिट होने के बाद। आपके पास उतने ही शेयर आ जाएंगे, क्वांटिटी बढ़ जाएगी बस। आपके जितने पैसे थे उतने ही पैसों के शेयर आ जाएंगे आपके पास, बस क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जैसे मेरी ख्याल से टाटा स्टील को 5, जिसके पास एक शेयर था उसको 5 मिल गए थे शायद। 5 या पता नहीं 10 के 100 रुपए 10 मिल गए थे। 10-11, हाँ 10 मिले थे। अभी देखिए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन की लोकेशन नहीं दिखेगा पंकज, दिखेगा तो वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। अगर डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में 5 से 10% का गैप है, तो हाई चांस होते हैं भाई वो डिमांड या सप्लाई जोन फेल हो जाएगा। डिजिटल टू डिजिटल मापना है, कैसे मापना है मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं आपको। इसमें तो खैर
ये देखिएगा भाई, ये मंथली डिमांड जोन दिख रहा है आप सभी को? दिख रहा है? और ये मंथली सप्लाई जोन है जो कि फ्रेश बना है। क्या बना है? फ्रेश बना है, मतलब पुराना नहीं है, नया बना है अभी अभी 3-4 महीने पहले। अब देखो, अगर आपको पता करना है, ये तो मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, वरना भाई फुल मार्किंग करनी है, जितनी मार्किंग करनी चाहिए उतनी करनी है, P2 P1 डिजिटल वाली। अब देखो, आपको अगर ये पता करना है कि ये सप्लाई जोन काम करेगा या नहीं करेगा, अगर करेगा तो कितने परसेंट चांस है काम करने के, तो क्या करोगे? इसके डिजिटल से लेके इसके डिजिटल तक मापना है। कहां से मापना है? ये वाला स्केल टूल है जो, देखो ये वाला, ये जो स्केल टूल है ना, इससे नापना है। इस पे क्लिक करेंगे, इधर डिजिटल पर रखेंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे, डिजिटल तक। ये देखो कितना परसेंट है भाई गैप? 51% है। अब 51% है तो हम एक बार देखते हैं कौन सी स्लैब के अंदर आता है। इस वाली में आता है, 35 से 50 वाली में आता है या नहीं आता है? तो 95% चांस है इस सप्लाई जोन के काम करने के। समझ में आया भाई? अभी मान लो ये डिमांड ऊपर सप्लाई जोन तो बाद में बना है, अगर ये वापस गिरना शुरू हो जाए तो आपके पास नेक्स्ट डिमांड जोन ये होगा ना? होगा या नहीं होगा? मान लो अगर ये वापस गिरना शुरू हो जाए, एक बार इसने काम कर दिया है, कितना काम किया है? 371 से 441, कितने रुपए हो गए भाई? 371 से 441, कितने रुपए हो गए? 20% हो गया भाई, 70-80 रुपए हो गए। 70 रुपए मान के चलो। तो इसने क्या किया, मंथली डिमांड जोन में आते ही पूरे महीने में 20% रिटर्न दे दिया। हालांकि मंथली अगर डिमांड जोन में कोई स्टॉक आता है तो 20% नहीं, इससे ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 30% तो रिटर्न होना ही चाहिए। ठीक है। अब मान लो मार्केट का सेंटीमेंट हो गया खराब। ठीक है, मार्केट का मान लो सेंटीमेंट हो गया खराब और ये डिमांड जोन हो गया टेस्टेड। हो गया या नहीं हो गया भाई, मुझे ये बताओ। ये डिमांड जोन तो टेस्टेड हो गया ना, या नहीं हुआ? सेक्टर का सपोर्ट नहीं है तो ये दूसरी बार काम नहीं करेगा। ठीक है। अब हमको क्या करना है, मान लो डिमांड जोन हो गया टेस्टेड, और अगर मार्केट सेंटीमेंट हुआ खराब और अगर ये नीचे आना शुरू हो गया, तो नेक्स्ट डिमांड जोन आपका कहां पे है? यहां पे है। अब आपको चेक करना है कि ये डिमांड जोन काम करेगा या नहीं करेगा, या करेगा तो कितना परसेंट काम करेगा। फिर आप स्केल टूल पे जाइए, सप्लाई जोन के डिजिटल से डिमांड जोन के डिजिटल तक मापिए। कितना परसेंट है भाई? 45% है। अभी आप स्लेब में आइए, कितने परसेंट? 95% चांस है काम करने के। 95% चांस है काम करने के। और एग्जांपल देता हूं कुछ आपको। ओह,
पहले भागा था ये इस डिमांड जोन से। इस डिमांड जोन से ये भागा था। अगर आप यहां से भी देखते हो, कितने परसेंट का गैप है भाई? 79% का गैप है डिमांड जोन से। तो कौन सी स्लैब में आता है ये? 75। 97% चांस थे भाई इस डिमांड जोन के काम करने के। ये सप्लाई जोन काम नहीं किया। या तो इसको सेक्टर का सपोर्ट होगा। एक सौ छह, 139। अरे भाई ये स्केल से कैसे आ रहा है? 139 आया है। अरे भाई किसी भी टाइम फ्रेम में माप लो। ये यहां से यहां तक 139 कैसे गए? 80 आया है। एक मिनट रुको, वीकली टाइम फ्रेम करते हैं। हम्म। एक लाल रंग की कैंडल बनाई भाई बस वीकली टाइम फ्रेम में, एक हफ्ता लाल होके सारे पेंडिंग ऑर्डर खा के और टूट के भागा, क्योंकि मंथली डिमांड जोन से बाइंग प्रेशर आया था। अच्छा, कोविड वाला सिनेरियो है ये। अरे सच में 2020 की बात है भाई ये तो। कोविड वाला सिनेरियो है। हमने मार्किंग किस में की थी? टीसीएस में। हैं? अरे भाई कितना मुंह दे दिया भाई डिजिटल पे आगे इसने। मैंने इसको नोट ही नहीं किया। भाई ये 3200 तक कब आया टीसीएस? आ रहे हैं जितेंद्र। भाई देखा है एक्शन, देखा आपने टीसीएस के अंदर डिजिटल पे आते ही? ये एक दिन की कैंडल है भाई। एक दिन की कैंडल है ये। मैंने तो आज देखा यार, इसको इतनी अच्छी मार्किंग कर रखी थी इसमें। निकल गया रे, निकल गया, निकल गया। 1% भाग गया। हालांकि मंथली डिमांड जो है ना, भागा भूगा कुछ नहीं है। देखो ये क्या है भाई? अलर्ट लगाना था, भूल गए। टीसीएस का 1 महीने पे सपोर्ट था, निफ्टी आईटी का 6 महीने पे सपोर्ट था। अच्छा। अच्छा, सेक्टर का सपोर्ट मिल गया था इसको। सप्लाई जोन है और ये क्या है? डिमांड जोन है। अब मुझे ये बताओ, आपको मापने में दिक्कत कहाँ पे आ रही है? कहाँ पे दिक्कत आ रही है मापने पे?
जो मैं स्केल से आपको माप के दिखा रहा हूं, कुछ लोग बोल रहे थे कि समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, उनसे पूछ रहा हूं मैं। आपके पास ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है, आपको यहां से यहां तक मापना है। अगर आपको ये पता करना है कि ये जो डिमांड जोन है ये काम करेगा, कितना परसेंट काम करेगा, चांस है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम है किसी को? उसी जो फ्रेश, जो पहला सप्लाई डिमांड जोन, देखिए ऊपर एक और सप्लाई जोन है भाई, ऊपर एक और सप्लाई जोन है। हमने इससे इसलिए नहीं मांगा क्योंकि इसके नीचे एक और है। बाद वाले को बाद वाले में देखेंगे, पहले तो इसी को देखना है ना, क्योंकि अगर ये यहां से जाएगा तो सबसे पहले तो इसको हिट करेगा, उसके बाद ही तो ऊपर वाले को हिट करेगा। तो आप ऊपर वाले को छोड़िए ना, नीचे वाले को देखिए। आपने इसके डिस्टल से यहां तक माप लिया, 28%, 29 मान लो, कौन सी कैटेगरी में आता है भाई? सर मापने के लिए नीचे से ऊपर लेना है या ऊपर से नीचे? भाई डिमांड जोन में जैसे आपको मापना है, डिमांड जोन में अगर आप काम करेगा या नहीं करेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ ही तो लाओगे। 90% चांस है भाई इस डिमांड जोन के काम करने के। देखिए आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है ना भाई, आप इसका मकसद समझिए एक बार क्या है। इस पूरी स्लाइड में सबसे काम की जो लाइन है ना, वो पहले वाली है, बस ये वाली। अब मुझे अगर इसका कोई मतलब बता सकता है, इसका मतलब क्या है, आपको क्या समझा रही है ये लाइन? इसका मतलब ये है भाई कि छोटे मोटे डिमांड सप्लाई जोन पे काम मत कीजिए, यही मतलब है, और पूरी स्लाइड का ये मतलब है। और मैं आपको कल या परसों भी समझा के आया था, लोग सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं ऐसे डिमांड जोन सप्लाई जोन में फंस के, जो जबरदस्ती उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। 29%? भाई ये कैसे आ रहा है यार, मेरे को तो समझ नहीं आया, ये क्या हो गया इसको? रिकवरी करने के लिए इसको 40% वाला सप्लाई जोन बोल रहा है, डाउन साइड आते हुए 29% दिखा रहे हैं। वेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अभी तो भाई सभी चीजों में वेट कीजिए, मार्केट बहुत खराब चल रही है। किसी दूसरे स्टॉक में देखता हूँ। मैं किसी दूसरे स्टॉक में दिखाता हूँ। एक इस स्टॉक पे भी नजर बना के रखिए भाई, ये जो स्टॉक है ना, इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रखिए, बहुत अच्छा कंपनी है। मैंने फैमिली ग्रुप में पोस्ट किया था शायद इसको। अच्छा, ये सही सही बोल रहे हो भाई, हाई वैल्यू टू लो और लो टू हाई वैल्यू पर परसेंटेज में डिफरेंस रहेगा। एक और भी बात है भाई, ये प्राइस को कैलकुलेट करता है ना। जैसे कि संदीप बोल रहे हैं, ऊपर से मार्किंग करेंगे तो ऊपर के प्राइस, ऊपर जो रेट है ना उससे परसेंटेज गिनेगा, नीचे से मार्किंग करेंगे तो जो नीचे से रेट है उसकी परसेंटेज गिनेगा। सही बोल रहे हो भाई।
डिमांड जोन से सप्लाई जोन तक मापना है भाई। मुझे तो लगता है पंकज करना चाहिए। अभी यहां पे अगर हम देखें, वीकली डिमांड जोन है, ज्यादा दिन नहीं हुए इसको लिस्ट हुए कंपनी को। अच्छी होल्डिंग है इसमें एफआईज की, मैंने सुना है, किसी ने बताया था मेरे को इसे। ऊपर है सप्लाई जोन ये वाला। भाई सभी को दिख रहा है, डिमांड और सप्लाई जोन दिख रहा है सभी को, क्लियर है सभी का। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपको ये पता करना है कि ये डिमांड जोन काम करेगा या नहीं करेगा, माप लोगे? मैं सभी के रिप्लाई जाता हूं भाई, फिर बाद में आप ये मत बोलना कि हमें समझ में नहीं आया, हमें ये हो गया। माप लोगे, बहुत बढ़िया। ये भी सप्लाई जोन है भाई, इसमें चिंता मत करो, ये भी सप्लाई जोन है, ये भी तो सप्लाई जोन ही है, लेकिन ये टेस्टेड है। हालांकि तो है, तो ऊपर वाला भी तकरीबन टेस्टेड ही, यहाँ पे टेस्ट हो चुका है ये। एक बार इसको डे टाइम फ्रेम में देखता हूँ। नीचे से मापेंगे या ऊपर से? भाई अगर आप स्टॉक आप बाय करते हो तो वो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, और सेल करते हो तो वो नीचे आता है या ऊपर जाता है, तो कहां से मापोगे? डिमांड जोन के लिए डिमांड जोन टू सप्लाई जोन मापना है, सप्लाई जोन के लिए सप्लाई जोन टू डिमांड जोन मापना है। ओके। मैं आपको ना जो एग्जांपल दिखाना चाहता था भाई, मुझे वो मिल नहीं रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब जैसे देखिए, ये रहा, थोड़ा सा मोटा मोटा समझाने की कोशिश करूंगा भाई। आप सबको ये सप्लाई जोन दिख रहा है, ये वाला? यस और नो? दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ये वाला डिमांड जोन दिख रहा है? दोनों दोनों क्लियर दिख रहे हैं? अच्छी बात है। ये उन लोगों को बता रहा हूं भाई, जो लोग बोलते हैं ना डिमांड सप्लाई जोन काम नहीं किया, इतना अच्छा डिमांड जोन था काम नहीं किया, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें देखी नहीं भाई। अब मैं इसको मापता हूं। 10-15% है भाई। मतलब मान के चलिए कैंडल इतनी खराब है, 10-15% है। अब मैं यहाँ पे आपको स्लाइड दिखाता हूं, कहीं ना कहीं पहली लाइन में आता है या नहीं आता है? 20 से तो नीचे ही है। 20 से 30 वाली जो लाइन आती है उसमें 90% चांस होते हैं, लेकिन 1 से 20 तक तो क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पे? हाई चांस है डिमांड या सप्लाई जोन फेल हो जाए। अब कोई बिना मापे ऐसे डिमांड जोन में काम करता है तो भाई वो अब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है या नहीं मार रहा है? हालांकि इसने दो कैंडल 2 दिन लाल रंग की कैंडल बनाई, जो बचे खुचे पेंडिंग ऑर्डर थे ये 2 दिन उन्होंने खा लिया। तो मेरा इस स्लाइड से ना समझाने का बस यही मतलब है आपको, कि ऐसे डिमांड सप्लाई जोन में मत फंसिएगा जो जिनका कोई मतलब वो ही ना हो। अब यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, ये वाला सप्लाई जोन दिख रहा है भाई, ये वाला?
दिख रहा है सभी को? देखो ये वाली जो कैंडल बताई है मैंने, यस और नो, दिख रहा है? और ये वाला डिमांड जोन दिख रहा होगा। आप जो नॉर्मल लोग सर्च करते हैं उनकी बता रहा हूं मैं। और 100 में से 80% लोग यही गलती करते हैं भाई। मेरे से लिख के ले लो ये बात। बिल्कुल कर सकते धनेश। अब कोई ये सोचे कि ये वाला जो डिमांड जोन है, यहां से स्टॉक भागना शुरू किया है, तो क्या ये सप्लाई जोन काम करेगा? अब माप के देख लो आप। यहां से मान लो इसने भागना शुरू किया है, कितना परसेंट है भाई सप्लाई जोन तक? 11%। काम करेगा भाई ये? कैसे काम करेगा? और ये ना मैंने वैसे ही थोड़ी लिखा है भाई, ये चीजें जो मैंने स्लाइड पे लिख रखी हैं, ये वाली, ये कोई किसी बुक से नहीं उठाई है भाई, किसी किताब से उठा ली वहां पे लिख दी। ये एक तरीके से बैक टेस्टेड है। बार बार बैक टेस्ट करके कम से कम 200-300 चार्ट देखे हैं, उनका गैप मापा है, फिर जाके पता चला कि हाँ भाई 10-20% जिसके अंदर गैप होता है ना, वो काम नहीं करते हैं डिमांड सप्लाई जोन। सेक्टर सपोर्ट मिल जाए तो भाई कुछ भी काम कर जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो 10-20% के गैप होते हैं ना डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में, वो काम नहीं करते हैं। 20-30% से ऊपर गैप है वो काम करते हैं। अब मुझे ये बताइए, उन लोगों को जवाब मिला या नहीं मिला जो लोग क्लास डिमांड सप्लाई की स्ट्रेटजी सीखते हुए मुझे ये बार बार क्वेश्चन कर रहे थे, कितने परसेंट का डिमांड जोन होना चाहिए सर, कितने परसेंट की रैली कैंडल होनी चाहिए सर, कितने परसेंट की ड्रॉप कैंडल होनी चाहिए? करते थे ना आप ये क्वेश्चन? सर कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक यहां से इतने परसेंट भागा तो डिमांड जोन बन गया? कैसे पता चलेगा सर ये स्टॉक यहां से इतना परसेंट गिर गया तो सप्लाई जोन बन गया? कोई मिनिमम मिनिमम कितना परसेंट गिरना चाहिए कि सप्लाई जोन मान लें, मिनिमम कितना परसेंट भागना चाहिए कि डिमांड जोन मान लें? ये बात समझ रहे हो ना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपके क्वेश्चन थे ये। किस किस का क्वेश्चन था ये? मेरे को नाम तो याद नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग पूछते थे। और वो यही पूछते थे कि सर चलो डिमांड जोन आपने मार्क कर दिया, डिमांड जोन है, लेकिन कितना परसेंट, मिनिमम कितना परसेंट भागना चाहिए सर शेयर कि हम उसको डिमांड जोन मान लें? मिल गया भाई जवाब आप सबको। तो इस स्लाइड का मतलब ये है कि 10-20% वाले मुंह को आप ये मत समझ लेना कि ये डिमांड जोन है। बात समझ रहे हो? अगर किसी स्टॉक के अंदर 10-20% मुंह आ गया तो ये मत सोच लेना कि ये तो डिमांड जोन बन गया। 20-30% से ऊपर होना चाहिए। और इसीलिए मैंने क्लास के शुरू में बोला था कि भाई आपको सभी चीजों के जवाब मिलेंगे, आपके दिमाग में जो भी सवाल घूम रहे हैं ना, धीरे धीरे सबके जवाब मिल जाएंगे। सही है भाई। बाकी प्रैक्टिस ग्रुप में मैसेज कर दिया करो पंकज, वहां पे भी कुछ लोगों को नया सीखने को मिल जाएगा, कुछ लोगों को पता लग जाएगा। अभी जैसे कि मैं ये स्लाइड दिखा रहा हूं, अब ये स्लाइड दिखाते हुए ना लोग उलझे पड़े हैं, सर कितना परसेंट मापेंगे, ऊपर से मापेंगे नीचे से मापेंगे? तो मैं ये सोचता हूँ यार आप क्या पूछ रहे हो मेरे से? आपको क्या जरूरत है पंकज भाई? दिक्कत होगी तो कोई रिप्लाई जरूर करेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके इससे सीखने को मिलेगा, किसी को आपको क्या जरूरत है रिप्लाई की? और कुछ दिक्कत होगी ना कोई रिप्लाई जरूर करेगा। हाँ सही है भाई विशाल। सेक्टर का सपोर्ट देख लेना इसमें, ऐसे ही मत बाय करना। तो जब मैं ये वाली स्लाइड दिखाई ना मैंने, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ऊपर से मापे नीचे से मापे कितना परसेंट मापे? तो मेरे दिमाग में भाई एक चीज घूमी यार, यही लोग थे जो आज से 5 दिन पहले ये पूछ रहे थे कि कितने परसेंट को डिमांड जोन माने, कितने परसेंट की कैंडल को सप्लाई जोन माने। और ये लोग अभी ये पूछ रहे हैं कि सर कैसे मापे, कितना मापे? मतलब कुछ लोग ना भाई बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते। तो मैं भी खुद भी पजल हो गया कि मैं ये क्या बोल रहे हैं यार, ये लोग क्या पूछ रहे हैं।
देखो इसका मैं अगर आपको मैं एक सिंपल वो बताता हूं। ये 1080 पे शेयर है, 1080 पे ये शेयर है। भाई सुन रहे हो सभी? या फिर हम इसको 1000 पे मान लेते, 1000 पे ये शेयर है, ठीक है। अब ये ना यहाँ पे एक बेस कैंडल इसने बना दी, आपको दिक्कत नहीं है, आपकी बेस कैंडल बन गई है, ठीक है। अब उसके बाद इसने एक हफ्ते में, एक महीने में, या फिर 15 दिन में खड़ा खड़ा मोमेंटम दे दिया। कितना परसेंट मान लो, आप मान के चलो, यहां से मान लो आप खड़ा खड़ा इसने 40% मुंह दे दिया, यानी कि एक 1418 रुपए पे पहुंच गया। तो मुझे ये बताइए भाई, आप समझ सकते हो ना कि ये डिमांड जोन बन गया है? नहीं समझ सकते हो ये बात? समझ पाओगे ना कि ये डिमांड जोन बन गया है? ये भी समझ सकते हो ना कि ये कितना परसेंट काम करेगा? अब 40% मोमेंटम दिया है स्टॉक ने। अब आप आइए हमारी स्लाइड के ऊपर। 40%, 35 से 40 कितना परसेंट काम करेगा भाई? 95%। अब आइए वापिस यहाँ पे। तो मुझे ये बताइए, अगर ये स्टॉक वापस गिरता है यहां से, तो आपको पता है ना ये डिमांड जोन कितने परसेंट काम कर सकता है? 95%। इस स्लाइड का भाई ये मतलब है, इस स्लाइड का ये मतलब है। आप पता नहीं क्या मतलब निकाल रहे हो, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। अब इससे आसान और क्या बताऊं भाई, कैसे बताऊं इससे आसान कर, मतलब इससे भी ज्यादा आसान करके कोई बता सकता है क्या? समझ गए सभी? अच्छा अभी क्लियर है, चलो कोई नहीं भाई। हर तरह के दिमाग के लोग होते हैं भाई, मैं ये नहीं किसी की, ना तो मैं ये बोलता हूँ कि आप इंटेलिजेंट हो, ना मैं ये बोलता हूँ कि आप पता नहीं कब, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था भाई। हाँ दीपक भाई बोल रहे हैं कि 40% शेयर को कोई रिटेल इन्वेस्टर तो नहीं भगा सकता, बड़ी बाइंग हुई है। कुछ लोग बोलते हैं, देखिए एक और कॉमन सेंस की मैं बात बताता हूँ, एक और बता देता हूँ आपको मैं कॉमन सेंस की, किसी भी शेयर में बता दूंगा। इस शेयर के अंदर इतनी बड़ी मोमेंटम रहती है भाई। नहीं इसमें क्लियर नहीं दिखा, अंबुजा सीमेंट में देखते हैं। अब मुझे ये बताइए भाई, यहां से लेके यहां तक सीधा गिरा नहीं एक बार भी, सीधा खड़ा खड़ा 71% भाग गया अंबुजा सीमेंट। आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर भगा सकते हैं? यस और नो? आपको ये पता चल गया कि ये डिमांड जोन बन गया है? यस और नो? ये पता चल गया कि ये डिमांड जोन बन गया है? बहुत बढ़िया। आपको ये पता चल गया अगर ये वापस गिर के इस डिमांड जोन में आया तो कितने परसेंट चांस है काम करने के इस डिमांड जोन के? तो भाई आप अच्छा ये और बताओ, आपको ये भी पता चल गया कि इस स्टॉक के अंदर डिमांड जो एफआईडीएच की एंट्री कहां पे हुई है? पंकज भाई बोल रहा है नहीं। अरे भाई, ये आप यहां से शेयर भाग के सीधा यहां पे चला गया, तो यहां एफआईडीएच की एंट्री हुए बिना ये चला कैसे जाएगा यहां पर, मुझे ये बता दो बस आप। किसी बड़े इन्वेस्टर की या किसी
एक तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या इतना इतना परसेंट इसको रिटेल इन्वेस्टर भगा सकता है यहां से यहां तक, बोल रहे हैं नहीं। कौन भगाएगा? एफआईडीएज भगाएगा। तो आपको पता चला एफआईडीएज की एंट्री कहां पे मिली है? नहीं। तो भाई ये भाग कैसे गया 31%? भाई एफआईडीएज की एंट्री यहां पे हुई है, पेंडिंग ऑर्डर वाली। और एक एंट्री होती है बल्क और ब्लॉक डील वाली, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। जो पेंडिंग ऑर्डर वाली सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग होती है ना, जो मैंने आपको वेटेज के अनुसार सिखाई थी, वो एफआईडीएज की एंट्री यहां पे हो चुकी है। ठीक है। और एक होती है बल्क और ब्लॉक डील वाली एग्जिट एंट्री एफआईडीएज की, वो मैं आपको आने वाली क्लास में सिखाऊंगा। और ना सिखाऊं तो याद दिलवा देना, कल या परसों याद जरूर दिलवा देना। ठीक है। जिस दिन मूविंग एवरेज पे स्विंग ट्रेड सिखाऊं ना, उस दिन याद दिलवा देना। ये वाली बल्क ब्लॉक नहीं होती हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग होती है ये, वेटेज के अनुसार। भूल गए? पंकज बोला उनका सॉफ्टवेयर हैक कर लूं तो कैसा रहेगा, मुझे भी दे देना भाई हैक करके। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये तो कुछ नहीं है भाई, ये तो डिमांड जोन भी मिल जाए और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मिल जाए तो और अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। कहने का मतलब इसमें है भाई, कोई भी शेयर डिमांड जोन को हिट करके भाग गया और साथ में ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो गई। अब आप मुझे ये नहीं बता सकते कि कोल इंडिया में एफआईडीएज की एंट्री कहां पे हुई है? नहीं बता सकते। यहां पे हुई है। यहां से यहां तक भाई हम जैसे लोग इसको लेके जा ही नहीं सकते। आपको पता चल गया ये कितना स्ट्रोंग डिमांड जोन है? पता चल गया? भाई इधर स्क्रीनशॉट मत भेजो यार, मैं अभी क्लास लूं या स्क्रीनशॉट देख के बताऊं? प्रैक्टिस ग्रुप इसीलिए बना रखा है। अब मैं अगर आपको ये माप के दिखा दूं, 50-60% मान के चलो आप। और ये शेयर भागा कितना था? ये तो गिरने में आएगा इतना परसेंट तो, लेकिन भागा कितना था? कितना परसेंट भागा है भाई? 134% भागा है। 134% मापते ही आपको पता चल गया कि ये कितना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। 99% काम करेगा भाई। आई बात समझ में? बहुत जरूरी थी भाई ये चीज सीखनी। देखो इससे ये जो लास्ट स्लाइड है उसका एग्जांपल समझ लो एक बार, मोटा मोटा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये क्या है भाई? क्या है ये? ट्रेंड लाइन है। और ये क्या है?
डिमांड जोन है। क्या नाम है, अभी इधर आ, अब देखो आजकल तो साउथ की लास्ट वाली स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ जाए और डिमांड जोन से स्टॉक भागा हो तो हाई चांस है भाई स्टॉक बड़ा मोमेंटम दे सकता है। बात को समझे भाई, समझ में आया सभी को? ये तो सिंपल चीज है, ये तो मैं आपको मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी क्लास में सिखा के आया था। और ये देखे कितना बड़ा मोमेंटम आया, फिर बहुत बड़ा मोमेंटम आया। नहीं, ट्रेंगल भी बोल सकते हो भीम भाई इसको, लेकिन साथ में डिमांड जोन होना चाहिए तभी आप ट्रेंगल बोल सकते हो। ये आपकी 7th क्लास आ गई भाई। इसकी ये स्लाइड तो हो चुकी है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहली तो हो चुकी है भाई, कल कल करवा दी थी पूरी क्लास में, एक यही स्लाइड हुई थी कल। अब ना थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ये इस क्लास में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी एक्सेप्शन है। टारगेट नेक्स्ट सप्लाई जोन होगा हरेंद्र भाई, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। अदरवाइज 20-30% तो टारगेट कहीं पे भी नहीं गया। अगर आप डिमांड जोन में सप्लाई जोन में काम करते हो ना, तो 20-25% से तो टारगेट में काम ही मत करना। और स्टॉप लॉस होगा आपका 2-3%, 4%, 5%। इसीलिए बहुत बढ़िया रिस्क रिवार्ड होता है डिमांड सप्लाई जोन की स्ट्रेटजी में। पेंडिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट, जो पेंडिंग ऑर्डर का पिकअप कॉन्सेप्ट होता है, वो 4 चीजें हैं भाई इसमें। इंग्लिश वाली छोड़ दीजिए, इंग्लिश को मैंने यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। पहली बात, जब स्टॉक केवल P1 को टच करते ही वापस भाग जाए, यानी बिना P2 और डिजिटल को देखें, खाली डिमांड या सप्लाई जोन से हम ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको 2 तरीके से डिमांड सप्लाई जोन मार्क करना सिखाया है। चंबल फर्टिलाइजर को क्या हो गया? देखो, एक तो मैंने आपको सिखाया है ऐसे डिमांड सप्लाई जोन मार्क करना, P1, P2, पी डिजिटल, याद है सभी को? ठीक है। तो पहली लाइन में क्या बोला, अगर आपको P1 पर एंट्री लेनी है ना भाई, सेक्टर का सपोर्ट है, सारी चीजें, P1 पे एंट्री लेनी है, तो आपको P1, P2 और डिजिटल वाला डिमांड जोन मार्क करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे डिमांड जोन मार्क करके काम कर सकते हो। आ गया समझ में? खाली डिमांड जोन से आप काम कर सकते हो। दूसरी बात, जब हम P2 और डिजिटल से स्टॉक को पिक करते हैं, ट्रेड लेते हैं, तो थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम एक बॉटम में एंट्री बोल देते हैं ना। प्राइस जर्नी पॉइंट, प्राइस डेस्टिनेशन पॉइंट पे जो मैं बता के आया था, आपको याद है? बॉटम में एंट्री लेना बिल्कुल। तो अगर आप P2 और डिजिटल के बीच में एंट्री लेते हो तो उसको हम बॉटम में एंट्री लेना बोलते हैं। तो ये बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको सीख गए तो। तीसरी बात, ट्रेड तब करें जब स्टॉक भी डिमांड या सप्लाई जोन के P1, P2 और डिजिटल में हो, और उस स्टॉक का सेक्टर भी सेम टू सेम P1, P2 और डिजिटल में हो। यानी सेक्टर भी डिमांड या सप्लाई जोन में हो और स्टॉक भी डिमांड या सप्लाई जोन में हो, तो सबसे बेस्ट होता है। और कम मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है श्योर शॉर्ट टाइप होता है। हमेशा ट्रेड लेने से पहले सेक्टर सपोर्ट जरूर देख लेना चाहिए। और चौथी बात क्या है, जो सबसे जरूरी है, ये भी,
हमें उस डिमांड या सप्लाई जोन को कभी भी उपयोग नहीं करना है जो 3 बार टेस्ट हो चुका हो। लिख लेना भाई इस चीज को। हमें कभी भी उस सप्लाई या डिमांड जोन पे काम नहीं करना है जो 3 बार टेस्ट हो चुका हो, क्योंकि उसके सारे पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो जाते हैं। और टेस्टेड जोन में काम करना बहुत खतरनाक होता है। कुछ लोग ना, जैसे पंकज भाई, विशाल भाई, कुछ लोग बार बार बोल रहे हैं टीसीएस में ये, टीसीएस में वो, टीसीएस ये, आईटी में वो, क्योंकि उसकी हमने मार्किंग भी की है। भाई मुझे आप ये बताइए, आपको कोई ज्यादा ही है कि मुझे अभी इन्वेस्टमेंट करनी है? आपको इन्वेस्टमेंट करनी है क्या टीसीएस के अंदर? नहीं, जस्ट पूछ रहा हूं। मतलब आपको आप बार बार टीसीएस का, जैसे कुछ लोग ना बार बार टीसीएस का जिक्र कर रहे हैं, एफटीआईटी का जिक्र कर रहे हैं, तो उनका मतलब ये है कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो थोड़ी सी मेरी तरफ से कंफर्मेशन मिल जाती तो कर लेते, यही चाहते हो ना भाई आप लोग? हाँ, डेली एनालिसिस की वीडियो में ही बताता हूं कमल भाई, जो कई बार टेस्टेड हो जाता है। भाई अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं आपको ये बताऊं कि इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, देखो ये मेरे हाथ में नहीं है। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि ऐसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फुल इन्वेस्टमेंट। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं मौका हाथ से चला ना जाए, तो 20-30% कर लोगे तो क्या दिक्कत है? बताओ। तरीका होना चाहिए आपके पास, आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए। इतने कर लो जिसमें हाथ ना कांपे। इतने करने जरूरी है कि पजामा फट जाए? इतना क्यों करना जरूरी थोड़ी है इतना करना। किसी ने नाना कह के गया हुआ है, दादा कह के मर गया है। अरे भाई हम उतना करेंगे जिससे हमको कल को और ज्यादा, चाहे आधा हो जाए गिर के ही, तब भी नुकसान ना हो, डर ना लगे। एवरेज कर लेंगे इसकी बच्ची के। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए भाई। आप किसी पे डिपेंड मत होइए कि मैं उससे पूछ लूं, उससे पूछ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। इतनी अच्छी स्ट्रेटजी आप सीख रहे हो, फिर भी अगर मार्केट खराब है और इन्वेस्टमेंट करने का मन है, तो इतनी कीजिए ना जिससे आपको दिक्कत ना हो। जो पैसे आपको किसी के देने ना हो, जो पैसे आपको कहीं से लोन ना लिए हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट करो। अरे भाई फर्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं है, पिछली क्लास में। भाई ये चुकी पेंडिंग ऑर्डर, देखिए ये मैं आप। मार्केट में तो चाहता हूं आधी गिर जाए, 50 और डालूंगा, मेरी तो एवरेज इतनी अच्छी हो जाएगी। बॉटम में कोई पकड़ नहीं सकता शेयर को, टॉप में कोई बेच नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो फंसना पड़ेगा भाई, अगर शेयर मेरे मार्केट में काम करना है। अदरवाइज छोड़ दो मार्केट को। इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। ये ये बातें मैं आपसे इसीलिए करता हूं भाई क्लास के बीच बीच में, ताकि आपको थोड़ा सा, थोड़ी आपकी साइकोलॉजी बनती रहे। क्योंकि अगर ऐसी बातें नहीं करूंगा मैं, जैसे सूट बूट पहन के वो टीचर आते हैं और आधी इंग्लिश में बोलेंगे, आधी हिंदी में बोलेंगे, यस ओ यस और नो, यस ओ नो से सोनू, यस और नो प्लीज कमेंट, यस। उनका कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। मैं थोड़ा सा देसी भाषा में सिखा रहा हूं आपको, तो आपको पल्ले पड़ता है ये चीजें, और ना भूलने वाला याद होता है। आप सोच के देखिए, अगर मैं सीरियस टीचर होता, तो सीरियस टीचर मतलब बढ़िया कोट पैंट टाई गाड़ के आ गया और बैठा सामने, किसी को बोलने तक नहीं दिया, क्या बन रहा है बे, अबे चुप कर, ये है वो है,
उधर मैसेज कर, उधर मैसेज करो, और इंग्लिश में बैंड के और चला जाऊं, आपको क्या पल्ले पड़ेगा? डिमांड सप्लाई तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूं, आप किसी से सीख के देख लो। जो जितना देसी भाषा में सीखोगे ना, जो जितना हंसते खेलते सीखोगे, तो ना भूलने वाला याद होगा। और जितना सीरियस होके सीखोगे ना, जो मैं 5-4 लड़के होते हैं क्लास में जो टीचर्स के फेवरेट होते हैं, जितना उनकी तरह सीखोगे तो बहुत जल्दी भूल जाओगे। चलिए पेंडिंग ऑर्डर का, मैनी FIDAs सेट पेंडिंग ऑर्डर इन सॉफ्टवेयर एट बेस कैंडल, ये भी आपको पता है। यू विल गेट मोर हाई वॉल्यूम। नहीं कोई दिक्कत है। अरे पंकज भाई, मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं तो आपको तरीका बताया, आप ये बताओ तरीका कैसा लगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये मांग रहे हो वो मांग रहे हो, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ। अरे नहीं आशीष भाई, जैसे 1 लाख के बाइंग ऑर्डर अगर उनको है तो 1,000 क्वांटिटी की बकेट बना देंगे। बहुत सारी बकेट ऐसी होती हैं जो 10, 20, 50, 100, 500 शेयर ऐसे होती हैं। यानी बहुत सारे FIDIs अपने पेंडिंग ऑर्डर बकेट में लगाते हैं। अरे नहीं हूं भाई, ये तो पुराना है। बहुत सारे FIDIs अपने पेंडिंग ऑर्डर बकेट में लगाते हैं सॉफ्टवेयर के साथ, तो इनके सबसे ज्यादा जो ऑर्डर होते हैं वो डिजिटल पर लगे हुए होते हैं। फिर P1 पे, P2 पर लगे हुए होते हैं। यानी हम पूरे जोन को इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि कई FIDIs के ऑर्डर लगे हुए होते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जब स्टॉक डिमांड जोन में आके भागना शुरू करता है ना, तब नए ऑर्डर लगा देते हैं। ऐसे भी होते हैं महारथी। हम भी हैं उनमें से एक तरह, हम FIDIs भले ना हो लेकिन हम भी डिमांड जोन में आते ही तो दिल धक 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 करे, नहीं भाई क्या पता गिर जाए। अरे ना 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 ना, मैं नहीं लूंगा भाई डिमांड जोन में। और वो जैसे ही उड़ना शुरू किया, अरे गया गया, अरे पकड़ ले, अरे पकड़ ले, गया गया गया, अरे पहले लेना था, अरे पहले लेना था, मत्था खराब था, डिमांड जोन में नहीं काम किया। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। तो बहुत सारे FIDIs भी ऐसे ही है भाई। वो पहले ये देखेंगे साला डिमांड जोन काम करेगा या नहीं करेगा। काम किया तो नए ऑर्डर लगा देते हैं। उससे आप कई बार देखोगे शेयर के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट आता है फिर कुछ ही दिनों के अंदर। सेफ ट्रेडर। क्योंकि किसी डिमांड जोन में केवल एक FIDIs के ऑर्डर थोड़ी होते हैं भाई। कुछ FIDIs ऐसे होते हैं जो पहले चेक करते हैं जोन काम करेगा या नहीं करेगा। अगर जोन काम करता है तो नए ऑर्डर लगा देते हैं, नहीं करता है तो भाड़ में जाओ भाई, हम क्यों फंसे। और अगर वो नए ऑर्डर लगा दें तो और भी ज्यादा स्टॉक ब्लास्ट मार देता है। और ये ज्यादातर FIDIs दूसरे देश के होते हैं, FIs, FPIs। भारत में इतने बड़े नहीं है भाई जो इतना इन्वेस्टमेंट कर दे कि स्टॉक हवा हो जाए। भारत में नहीं है सच में इतने बड़े। आप देखते हो दिल्ली DIs बाय करते हैं भाई, ये बताओ पिछले 6 महीने से DIs बाय कर रहे हैं ना, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं FIs से। मार्केट चढ़ती है। क्या ये मार्केट को चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ती है, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट में दम नहीं है भाई अभी। अच्छा, जिस दिन FIs बाय करते हैं उस दिन देखते हो हम मार्केट कैसे गोली होती है। अरे विशाल भाई, मैं गलत नहीं बोला, आप मेरी बात को दूसरे तरीके से मत लीजिए, मैंने आपको सुना ही नहीं है। मैंने तो आपको अपना तरीका बताया है कि इस तरीके से काम कीजिए। सवाल करना आपका अधिकार है भाई, जवाब देना मेरा अधिकार है। और किस लिए बैठा हूं मैं? कोई यहाँ पे आपको गाने सुनाने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। कैसी बात कर रहे हो? मैं तो बस अपना तरीका बताया था आपको। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, तो मेरे अंदर से वो बात आ गई, और मैं जो तरीका है मेरा वो मैंने बता दिया। क्या पता नहीं भी बता पाता, भूल जाता। ध्यान रखें, जब कोई स्टॉक डिमांड जोन में आता है
तो वो एकदम से नहीं भागेगा। वो थोड़ा बहुत सेटल भी हो सकता है, रीटेस्ट भी हो सकता है, लोगों को ट्रैप करने के लिए एक नेगेटिव कैंडल भी बना सकता है, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटजी पे, स्टडी पे भरोसा रखना है। बात आई समझ में? नहीं समझे? आप मुझे ये बताइए भाई, इस स्लाइड पे कितनी गजब की बातें लिखी हैं, इस पे भी, इससे पहले वाली पे भी, है ना? मतलब कॉमन सेंस वाली बातें लिखी हैं ये, एक तरीके से अपनी साइकोलॉजी ही यही है। और इसमें कोई स्ट्रेटजी थोड़ी है, ये तो बस जो डिमांड सप्लाई जोन सीखा था पिछले 2 दिन से, तो उन्हीं की एक्सेप्शन चल रही है। नहीं निकला हूं राजीव। फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको रिटर्न अच्छे चाहिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म होल्ड, देखिए फंडामेंटल एनालिसिस भाई केवल उन्हीं के लिए है जो लोग लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हीं को जरूरत पड़ती है फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस उतना ही करें भाई जितना जरूरी हो। कोशिश करें ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी में इन्वेस्ट करें। कंपनी के सेल्स देखें, प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, बैलेंस शीट, होल्डिंग देखें, किस तरीके, किस किस कंपनी ने, किस किस एफआईडीआई ने होल्डिंग की हुई है। अगर ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो ऐसा दिमाग भटकेगा कि फिर सेट नहीं हो पाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखी है अपने चैनल पे, स्टॉकेज की, और वैसे भी बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। और मैंने परसों कल ही बताया था ना भाई, क्या क्या चीजें जरूरी हैं देखनी। स्विंग ट्रेड के लिए जरूरी नहीं है फंडामेंटल एनालिसिस। फिर भी मैं आपको कल की क्लास में एक और तरीका बताऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस करने का। जब आप किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, तो ये जरूर देखें कि कंपनी के स्टॉक का चार्ट ऐसे ही चल रहा हो जैसे कंपनी के प्रॉफिट लॉस चल रहे हैं। 1 साल के टाइम फ्रेम पे उसके जो प्रॉफिट लॉस है उनका चार्ट बना लो। जैसे मैं आपको कल बना के दिखाऊंगा, ऐसे ही यहां से प्रॉफिट हुआ कंपनी को, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, लॉस 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 हो गया, फिर प्रॉफिट हो गया। मैं ऐसे चार्ट बनाऊंगा कल, और आप चार्ट को जाके देखना, ऐसे ही मिलेगा लगभग, अगर अच्छी कंपनी है तो। कहने का मतलब है कंपनी ऐसे ही चलनी चाहिए जिस तरीके से उसका पीएनएल है, जिस तरीके से उसका प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर वो उससे हटके चल रही है तो भाई गड़बड़ घोटाला है ही है। और सबसे जरूरी मैंने आपको कल बताया था फंडामेंटल एनालिसिस में, प्राइस टू बुक वैल्यू देख लीजिए, सेल्स डाटा देख लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है या नहीं है ये देख लीजिए, एफआईडीएच की होल्डिंग है या नहीं है ये देख लीजिए, बस। और कुछ नहीं देखना है भाई। एक लास्ट में ऑप्शन आता है कि इस कंपनी ने जो स्टॉक है गिरवी रखे हुए हैं नहीं रखे हुए हैं, एक वो देख लीजिए बस। प्लेज का ऑप्शन आता है, प्लेज अगर उसने किए हुए हैं स्टॉक तो भी इग्नोर कर देना। अदरवाइज कुछ नहीं है भाई, जितना ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस में घुसोगे आपके साथ ट्रैप हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि भाई किसी को क्लास में डिटेल में सीखने की जरूरत है। गौरव कल बताया था मैंने, फ्यूचर भी बाय कर सकते हो दिनेश, लेकिन उसके लिए आप ऑप्शन ग्रीक्स समझ लेना एक बार। लास्ट क्लास है वो, फिर ऑप्शन ग्रीक्स की वो पढ़ लेना। कल मैं आपको चार्ट चार्ट बताऊंगा भाई। प्लेज किसी कंपनी का एग्जांपल दे दो, प्लेज कौन सी कंपनी ने होल्ड किया, वरना मैं कल कल सर्च करके आपको बता दूंगा। कल आपको मैं फंडामेंटल ट्रेडिंग के हिसाब से ना चार्ट बना के दिखाऊंगा, ठीक है? कि कैसा चार्ट होना चाहिए कंपनी का। फिर आप अगर कंपनी का पीएनएल देखोगे, आप क्या करोगे, सीधा कंपनी के पीएनएल में जाओगे, मतलब हर क्वार्टर में उसको कितना प्रॉफिट है। आपको मैं बताऊंगा ऐसे चार्ट बनाना है, ऐसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ,
चार्ट ऊपर गया, कंपनी को लॉस हुआ, अगले क्वार्टर में चार्ट नीचे गया, कंपनी को पहले क्वार्टर से ज्यादा प्रॉफिट हो गया, चार्ट ऊपर चला गया, कंपनी को लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, 4 क्वार्टर में नीचे आ गया, फिर प्रॉफिट हो गया, 5 क्वार्टर में ऊपर चला गया। ऐसे आप प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट देख के चार्ट बना लेना और उसके रियल चार्ट से मिला लेना। ऐसा ही दिखे तो कंपनी अच्छी है, वरना वो कंपनी अच्छी नहीं है भाई। हाँ, मैनिपुलेशन वाले शेयर दिख जाएंगे इससे आपको। अगर कंपनी का पीएनएल जो है वो कंपनी के चार्ट से मैच नहीं करता तो इसका मतलब गड़बड़ झाला है भाई, मैनिपुलेशन चल रही है उसमें। कल दिखाऊंगा मैं आपको। चलो आज की क्लास तो भाई यही खत्म करते हैं। कल फिर से आते हैं। अच्छा हुआ भाई इस महीने में अपनी मार्केट ज्यादा दिन बंद है, पता है आपको, इस महीने में बहुत छुट्टियां अपनी मार्केट की। कल की छुट्टी है, परसों खुलेगी 3 दिन की फिर छुट्टी है, 2 दिन खुलेगी 3 दिन की फिर छुट्टी है। अच्छा हुआ इस महीने ज्यादा छुट्टियां हैं। ये मर कट लेंगे ना जब तक दूसरे देश मर कट के बता देंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। समझ रहे हो बात को? कल देता हूँ भाई, कल देता हूँ। हाँ, 6-7 दिन में क्लास खत्म हो जाएंगी आपकी। क्योंकि अभी क्या बचा है, कल मैं आपको शायद बैंक निफ्टी वाली स्ट्रेटेजी सिखा दूंगा, सारी की सारी बैंक निफ्टी की होंगी शायद। फिर मैं आपको इंट्राडे सिखा दूंगा, स्विंग ट्रेड सिखा दूंगा, जो मूविंग एवरेज पे मैंने आपको बताया हुआ है कि वो भी सिखानी है। फिर ऑप्शन ग्रीक्स आ जाएगी। डिमांड सप्लाई तकरीबन सीख ही चुके हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी की मेन स्ट्रेटेजी है। हाँ, डेटा कैलकुलेट करना बता दूंगा एक दिन। हैं अभी टॉपिक तो हैं बाकी, 2-3 तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी की 2-3 स्ट्रेटेजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो मैं मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटेजी आपको सिखाऊंगा ना, बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। चलिए भाई, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल इसी समय क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। हाँ, बिग शार्क पोर्टफोलियो वाला याद दिलवा देना भाई, ये चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, शुभ रात्रि सभी को, जय माता दी, गुड नाइट, राम राम भाई। ऐसे ही है रेड एंड व्हाइट पे। हाँ ना